हाँ जी, चैप्टर नंबर कौन सा है? 13। KTG, आवाज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। ठीक है, पहले समझ लेंगे चैप्टर में है क्या, इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट केस में जो हमने चैप्टर किया थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स में लेट्स से आपके बहुत सारे पार्टिकल्स थे बॉक्स में, और अगर हम एक स्टेट डिफाइन करते हैं, स्टेट, तो 3 पैरामीटर से बेसिकली डिफाइन करते हैं। कौन से? P, V और T। ये तीनों पैरामीटर जो हैं ये आपके मैक्रोस्कोपिक हैं। मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स आपके ये हैं। अब जो प्रेशर बन रहा है, फॉर एग्जांपल P बन गया आपका 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन इस प्रेशर को हम निकालें माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ पार्टिकल से। एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास शोर कर रही है और कोई व्यक्ति बाहर खड़ा होकर सुन रहा है, तो उसको वो ये तो काउंट कर सकता है कि शोर ये इतने डेसिबल का शोर है। खोलना मैं एक बार। सब पी पिया के एकदम टाइम पे आ जाया करें। उसको 2 मिनट पहले पिए वो क्या करें, आया करें। क्लास का फ्लो ब्रेक होता है यार, किसी की इमरजेंसी है जिसकी वो लाइक उसकी क्लास रहती है इसलिए लेट आता है। हाँ वो तो ठीक है। कौन सी क्लास तेरी? हमेशा होती है। हाँ वो तो होगी। क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, बाहर अगर आपकी क्लास शोर कर रही है, बाहर कोई खड़ा होके उसको नोट कर रहा है, तो बस वो ये बता सकता है कितने डेसिबल शोर है। जैसे अगर आपने वर्ल्ड कप फॉलो किया हो, तो जब कोई खिलाड़ी आउट होता है या नया खिलाड़ी आता है तो वो डेसिबल मीटर दिखाते हैं कितना शोर हुआ है ना। तो वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन है कि इतना शोर हुआ। बट अगर आपके शोर को माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए, तो आप क्या पता कोई क्या बात कर रहा हो, कोई क्या बात कर रहा हो, माइक्रोस्कोपिक अगर हर किसी की बातों के कंटेंट आपके साउंड को कैलकुलेट करके उससे वो मैक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ साउंड कैसे बना, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन को माइक्रोस्कोपिक व्यू करके हम एक्सप्लेन करेंगे इस टॉपिक में। कहने का मतलब प्रेशर अगर इतना आया है तो माइक्रोस्कोपिकली कैसे इतना प्रेशर बन रहा है इसको हम स्टडी करेंगे। कुल मिला के मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन को हम माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ पार्टिकल से निकालेंगे। आपकी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन विल बी कैलकुलेटेड बाय माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स। ये इस चैप्टर का मेन थीम है। ठीक है, और उसमें भी हमें 2 मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज चेक करनी है, एक प्रेशर और एक टेम्परेचर। ठीक है, तो ये 2 अपने आप में इस चैप्टर के बड़े डेरिवेशंस भी हैं कि आपको माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, माइक्रोस्कोपिक जो बिहेवियर है पार्टिकल्स का उससे प्रेशर निकालना है और टेम्परेचर निकालना है। उससे पहले पहले नोट कर लें, आप लिखवाने की जरूरत है क्या? जो भी फ्लो चार्ट डायग्राम यहाँ बनाए गए हैं उनको आप बना लो।
वो तो एग्जाम्पल था, वो एग्जाम्पल था कि एक मैक्रोस्कोपिक जो ऑब्जर्वेशन है उससे माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स लिंक्ड होंगी ना। जैसे आप माइक्रोस्कोपिकली मैं हर किसी की बात नोट करूं तो उससे तो मैक्रो लेवल पे बना है, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का बिहेवियर कैसे है, उससे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये हम यहाँ पढ़ेंगे। डन, ठीक। तो इन दोनों डेरिवेशंस को करने से पहले हम बिहेवियर ऑफ गैस, एक छोटा सा टॉपिक है, बिहेवियर ऑफ गैस देखेंगे। ये आपको ऑलरेडी पता है वैसे तो। अगर आपकी गैस आइडियल है तो क्या PV इक्वल टू nRT, ये एक्सप्रेशन वैलिड होती है, ठीक है। अब इसी को हम अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, PV इक्वल टू, एक तो मास अपॉन मोलर मास लिख सकते हैं क्या, मास अपॉन मोलर मास करेंगे। अब आप इस V को नीचे ले आए, P 1/m m/v RT, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो ये आपका, इसको वैसे इस साइड ले आओ, PM इज इक्वल्स टू रो RT। अगर PV इक्वल टू nRT गैस इक्वेशन है तो उसी का एक फॉर्म और है, PM इक्वल टू रो RT। अब नंबर ऑफ मोल्स को या तो आप मास बाय मोलर मास लिख लें, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स के दो फॉर्मूले होते हैं ना, मास अपॉन मोलर मास या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, आगे 10 की पावर माइनस, माइनस के प्लस, माइनस, आर्यन बताएगा, प्लस होती है यार। एक मोल में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, 10 की पावर -23 का मतलब तो एक पार्टिकल भी नहीं हुआ, बहुत मतलब कि फ्रैक्शंस में आ गया, +23, ठीक है। ये वाली इक्वेशन हमने यूज करके इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आप इसको यूज करेंगे तो आप पुट करें P V इक्वल टू n/NaRT, यहां पर N R/Na और T इसको हल्का सा रीअरेंज किया। R/Na को आप एक नया कांस्टेंट बोलते हैं जिसकी वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं KB, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहाँ ये R है, सॉरी P है, PV, इसको आपने क्या लिखा, KB, इसका नाम क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आप क्रॉस चेक भी कर लेना, 1.38 10 की पावर -23 SI यूनिट्स में। अगर आपको ये सोल्व करने तो कैसे करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज आप पुट करेंगे। आर की वैल्यू क्या होती है 8.314 और Na की 6.02 10 की पावर 23। इसको सोल्व करोगे तो आप देखो ये 8/6 टाइप है तो कुछ 1.38 बन जाएगा इससे, और वो आपका 10 की पावर -23 बन गया। तो नया कांस्टेंट है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, आपको याद रखना है। तो PV इक्वल टू NKBT, ये भी आपका एक नया एक्सप्रेशन बन गया है। यहाँ पे PV सेम है, यहां नई चीजें आई हैं, तो ये क्या है, M इज मोलर मास, रो इज डेंसिटी, यहाँ PV सेम है, N क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, के भी आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बता ही दिया है,
और T इज टेम्परेचर, पता ही है आपको। कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ आपकी जो पहले से आइडियल गैस इक्वेशन है उसको दो अलग अलग फॉर्म में हमने और नोट किया है। बोर्ड पे देख कहीं लिखा हुआ है। आगे बढ़े। हाँ जी, नेक्स्ट एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आपके पास बॉक्स में मिक्सचर ऑफ गैसेस, लेट्स से एक गैस आपकी ये रिप्रेजेंट की गई है, ठीक है। ये आपकी चार गैसेस मैंने शो करी हैं इसमें। पहले तो एक बात बताएं आप, जो आइडियल गैस होती है, क्या हम उसमें ये अज्यूम करते हैं कि पार्टिकल्स के पॉइंट साइज पार्टिकल हैं? इसका मतलब वो स्पेस ऑक्युपाई नहीं करते हैं, हाँ कि ना? तो यहां पे ये बताएं, पहले अगर येलो वाले पार्टिकल्स हैं, वो ऑलरेडी हैं और वो कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, लेट्स से दैट प्रेशर इज P1, अकेले कौन से हैं? येलो वाले पार्टिकल। उसके बाद आपने ऐड किए ब्लू, उसके कारण प्रेशर बन गया P2। P2 प्रेशर है सिर्फ सेकेंड टाइप ऑफ पार्टिकल्स के कारण। अब जब आप अगर जो पहले टेम्परेचर मान लो, जब सिर्फ P1 फर्स्ट टाइप ऑफ पार्टिकल्स थे, टेम्परेचर T था और वॉल्यूम V था, प्रेशर आपका P1 था। अब जब दूसरे पार्टिकल्स को मैं लेके आ रहा हूं और उसी टेम्परेचर पे, उन पार्टिकल का टेम्परेचर T ही है, तो पहले वाले पार्टिकल्स के पास जितना वॉल्यूम अवेलेबल था, क्या दूसरे वाले पार्टिकल्स के पास भी उतना ही स्पेस अवेलेबल होगा क्या? बताएं भाई। अगर आपकी फॉर एग्जांपल आप क्लास में पहले दो बच्चे आए, दो बच्चों के पास पूरा स्पेस अवेलेबल है, कहीं भी घूम सकते हैं, है ना? अगर बाद वाले जो बच्चे आएंगे, क्या उनके पास स्पेस अवेलेबल कम होगा? कम होगा। लेकिन आइडियल गैस में हम ये अजम्पशन मानते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो पॉइंट साइज पार्टिकल हैं, उनका डायमेंशन है ही नहीं, है ना? ऐसा मानने से क्या हुआ, जो पहले वाले पार्टिकल्स ने स्पेस ऑक्युपाई किया, वॉल्यूम ऑक्युपाई की, वो नेग्लिजिबल है ही नहीं। तो सेकंड वाले पार्टिकल्स के लिए भी सेम स्पेस अवेलेबल रहेगा, ठीक है। थर्ड पार्टिकल आपके जो भी आप इसमें दिखा दें, ठीक है, ज्यादा रंग वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। P विल बी N1 RT बाय V। क्या सारे पार्टिकल्स के लिए, सुनिए ध्यान से, क्या सारे पार्टिकल्स के लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम रहेगा? वॉल्यूम अवेलेबल टू ऑल पार्टिकल्स इज सेम बिकॉज बाकी पार्टिकल्स वॉल्यूम ऑक्युपाई नहीं करते हैं, तो सबके लिए V सेम रहेगा। टेम्परेचर मैंने जानबूझ के सेम रखा है, यहाँ पे सेम उससे मूव कर रहे हैं, वो टेम्परेचर सेम है। तो यहाँ पे N2 इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ऐसे ही P3 भी हो जाएगा RT बाय V।
अगर मैं टोटल प्रेशर निकालूं तो डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर का जो लॉ है वो बोलता है कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ गैसेस विल बी इक्वल टू सम ऑफ प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। रिपीट कर रहा हूं, जो वो इंडिविजुअल गैसेस प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे P1 P2 P3, उन सबको ऐड करके ही आपको टोटल प्रेशर मिलेगा। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या खास बात है। अगर सब अलग अलग वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते तो ऐसा नहीं होता। अगर पहले वाले गैस पार्टिकल्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते तो तब ये पॉसिबल नहीं होता। अब देखो आप, सारे पार्टिकल्स का टोटल नंबर ऑफ मोल्स आप n मान लो, n इज n1 प्लस n2 प्लस n3। प्रेशर एक्सर्ट जब करेगा वो पार्टिकल, तो वो किस टाइप का है इससे कोई मतलब नहीं है, वो कितना फोर्स लगाएगा दीवार के ऊपर वो प्रेशर बनाएगा। तो अगर मैं टोटल प्रेशर निकालूं तो क्या P इक्वल टू एन आर टी बाई वी होगा। ठीक है, तो यहां पे देखें P1 प्लस P2 प्लस P3 को जब ऐड करेंगे तो क्या N1 प्लस N2 प्लस N3 आर टी बाई वी रहेगा। क्या किया है, आर टी बाई वी कॉमन है, बाहर निकाल लिया, N1 प्लस N2 प्लस N3 कर दिया, तो तीनों का जोड़ और ये आपका n के बराबर ही रहेगा, एन आर टी बाई वी। इसका मतलब टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल्स टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। ये तभी पॉसिबल हुआ जब V सबके लिए समान सेम था। अगर V सबके लिए सेम होता तो यहाँ V1 V2 और V3 हो जाता, उस केस में आप ऐसे ऐड नहीं कर पाते और आपका प्रेशर वो नहीं बन पाता। तो ऑब्वियस नहीं है, एक स्पेशल एजम्पशन के बाद ही ये एप्लीकेबल है। यहाँ पे V1 V2 और V3 को आपने सेम मान लिया V। लिखे आप इसको नोट कर लेना बाद में, पहले जो मैं लिख रहा हूं वो लिखे। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, according to Dalton's law of partial pressure, total pressure exerted by mixture of gases, total pressure exerted by mixture of gases is equals to sum of partial pressures due to individual gases, और मैथमेटिकली आप इसको लिखेंगे P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3। जितने भी टाइप ऑफ पार्टिकल्स आपके साथ पास हैं तो सबका सम, उनको जोड़ के बराबर टोटल प्रेशर बनता है। कुछ भी समझ में ना आया हो तो सबका प्रेशर जोड़ के टोटल प्रेशर बनता है। पता है स्टेटमेंट यार, अब मैं भूल गया हूँ, आप आगे पीछे देखें। आगे बढ़े, ठीक, लिख लेना आराम से। ये चैप्टर बहुत छोटा और बहुत आसान है। अच्छा, चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट, उसका टेस्ट कब लें? पढ़ना लिखना लेना है कल, कब पढ़ा है? नहीं, इसका टेस्ट कल होगा आपका, बाकी नहीं नहीं उसका अगले। आगे बढ़े। चिंता मत करें, एक महीने फुल फ्लेज रिवीजन जब होगी तो सारे फॉर्मूले आपको रटा के मानेंगे। 30 दिन यही चलेगा कि मुक्के मार मार के आपको फॉर्मूले याद कराए जाएंगे। क्या जनवरी एंड में सिलेबस डन और फरवरी में कंप्लीट, 2 रह गए इसके बाद, ये बहुत छोटा है। हाँ जी, हाँ जी, टॉपिक आपका प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस।
जो मैंने बात की थी कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑब्जर्वेशन प्रेशर और टेम्परेचर को हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे। तो गैस का प्रेशर कैसे बनता है माइक्रोस्कोपिकली, उसको माइक्रोस्कोपिक भी यहाँ देखेंगे। ठीक है, इसके लिए आपके कुछ एजम्पशंस हैं। सबसे पहला एजम्पशन आप मानेंगे कि पॉइंट साइज पार्टिकल है। जो गैस के पार्टिकल हैं वो पॉइंट साइज पार्टिकल्स हैं। एजम्पशंस हैं, साथ के साथ लिखते रहें। दूसरा, आपके पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है या इंटरेक्शन है, इंटर मोलिक्यूलर इंटरेक्शन इज नॉट देयर। कहने का मतलब पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर रहे हैं, कोई उनका आपस का इंटरेक्शन नहीं है। तीसरा, अगर पार्टिकल्स का कोलिजन होगा तो क्या रैंडम मोशन होगा पार्टिकल्स का? अगर इस कमरे में आपके जो भी पार्टिकल्स अवेलेबल हैं गैस के, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो टकरा टकरा रैंडम मोशन कर रहे हैं, है ना, और जब उनका कोलिजन होता है तो वो कोलिजन आपका इलास्टिक कोलिजन हम मानते हैं। डिफाइन इलास्टिक कोलिजन, कौन बता सकता है इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? किसी को नहीं पता? गुड। ऐसा कोलिजन जिसमें एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, है ना। उसके अलावा एक टर्म और आता है कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन। यहाँ पे जरूरत नहीं है उसकी, बट हाँ अगर किसी को पता है तो बताएं, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन? करो बेटा। ये बताया था जब कोलिजन होता है तो एक वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होती है, एक वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है। जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाए तो आपका E1 हो जाता है ना। इसको देखेंगे, हम रिवाइज करेंगे। हाँ भाई, इधर देखो, इलास्टिक कोलिजन होता है, इसका मतलब एनर्जी लॉस नहीं होती है। इसके अलावा जो आपकी गैस के पार्टिकल्स हैं वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। गैस पार्टिकल्स फॉलो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। समझेंगे क्या होता है अभी ये। अगर एक बॉक्स में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं गैस के, तो ये बताएं क्या इन सब पार्टिकल्स की जो स्पीड या वेलोसिटी है, स्पीड की बात करें, क्या सबकी स्पीड सेम होगी क्या? हाँ जी बताएं, आपका कॉमन सेंस क्या कह रही है आर्यन? इन्वॉल्व हुआ करें क्लास में। अभी तक आप मार्क्स अच्छे लेके आ रहे हैं, टेस्ट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, मतलब गिव अप ऐसे की अटेम्प्ट नहीं करते हैं। एक बॉक्स है, आप भी जवाब देंगे, एक बॉक्स है उसमें गैस पार्टिकल्स रैंडम मोशन में है, लगातार हिट कर रहे हैं, क्या सभी पार्टिकल्स की स्पीड बराबर होगी क्या? नहीं, अलग अलग होगी। ठीक है, तो जो आपका गैस पार्टिकल्स का प्रोफाइल है उसी को आप मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है, हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स वर्सेस वेलोसिटी। इसका मतलब कि कम वेलोसिटी वाले पार्टिकल कितने हैं, उससे ज्यादा वाले कितने हैं, उससे ज्यादा वाले कितने हैं, इस तरीके से हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ बनाते हैं। ऐसा ग्राफ पहले भी आया है, मतलब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ही। कहां पे आया है? वीन्स डिस्प्लेसमेंट में। एक बात बताओ, वही मैं एग्जांपल दोबारा देता हूं, अगर 1 लाख बच्चों का सैंपल है, या फॉर एग्जांपल नीट की बात करें तो नीट एग्जाम सबसे ट्रेंडी एग्जाम है आज के दिन में, 21-23 लाख इतने एस्पिरेंट्स होते हैं। इवन यूपीएससी के एग्जाम के भी, आईएएस बनने के लिए भी 11-12 लोग फॉर्म भरते हैं, बट नीट डॉक्टर बनने के लिए 23 लाख लोग एस्पायर करते हैं। हाँ, यूपीएससी में तो बहुत अजीब सा सिस्टम है, 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और 5 लाख लोग एग्जाम देने जाते हैं। 7 लाख लोगों की तो हवा फॉर्म भरने से और एग्जाम होने के बीच में ही टाइट हो जाती है। ऐसा नीट में नहीं रहता होगा, नीट में तो 23 अगर भर रहे हैं तो 21 टाइप दे देते होंगे।
अगर आपके पास एक बड़ा सैंपल है, मान लो 21 लाख लोगों ने पेपर दिया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग 0 मार्क्स बहुत ज्यादा होंगे या कम होंगे? ज्यादा होंगे। आपको अपने ऊपर भरोसा है? नहीं, कम होंगे। आपकी क्लास की बात कर लेना। फॉर एग्जाम्पल अभी टेस्ट लिया हमने, तो आउट ऑफ 30 0 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं? मतलब है ही नहीं। अगर सैंपल बड़ा होता, 1 लाख लोग बच्चे अगर एक उस एग्जाम को दे रहे होते, तो फिर बहुत कम, मतलब 1000 बच्चे टाइप 0 मार्क्स लेके आ रहे हैं। थोड़ा सा स्कोर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग दैट स्कोर विल इंक्रीज। उसके बाद ऐसा रहेगा, एक जो मीडियोकर मार्क्स रहेंगे वो नंबर लाने वाले बहुत ज्यादा बच्चे होंगे, और फिर जब आप 100/100 वाले चलेंगे तो वहां फिर से घटना शुरू कर जाएंगे। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो भी ऐसा ही बनता है। ये पार्टिकल्स हैविंग वेरी लेस वेलोसिटी आर वेरी लेस, उससे ज्यादा वेलोसिटी वाले पार्टिकल और ज्यादा है, और ज्यादा है, और ज्यादा है। एक मीडियोकर वेलोसिटी के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैक्सिमम है, और उसके बाद हाई वेलोसिटी वाले पार्टिकल फिर से घटना शुरू कर देते हैं। इसको बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे आपके पार्टिकल्स की वेलोसिटी का प्रोफाइल रहता है। ये assumptions कंसीडर करके हम प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस निकालेंगे। डन? ठीक। लेट्स से हमने देखो लास्ट केस में क्या डिस्कस किया, अलग अलग वेलोसिटी के नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग अलग होंगे, ठीक है। नाउ आई एम कंसिडरिंग अ सिंगल पार्टिकल, एक सिंगल पार्टिकल कंसिडर कर रहा हूं जिसकी वेलोसिटी v है, और v इज इक्विवेलेंट टू vx, vy एंड vz। रिपीट कर रहा हूं, आपके पास अलग अलग वेलोसिटी के नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग अलग होंगे। मैंने कोई सिंगल पार्टिकल पिक किया है जिसकी वेलोसिटी v है, और उस वेलोसिटी का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट भी मैंने अलग अलग लिख दिया। लेट्स से ऐसे पार्टिकल्स n, यहां पे वहां पे n था नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहां पे n को मैं अलग डिफाइन कर रहा हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम हैविंग वेलोसिटी v, and v is equals to vx, vy बॉक्स के अंदर इनफाइनाइट पार्टिकल्स लगातार मोशन में है, उनमें से एक पार्टिकल मैंने सेलेक्ट किया जिसकी वेलोसिटी v है, और ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, उनकी नंबर डेंसिटी कितनी है, n इज नंबर डेंसिटी। इस वेलोसिटी वाले पार्टिकल इस पूरे बक्से में पर यूनिट वॉल्यूम कितने होंगे, वो n है, ठीक है। अब देखें, ये पार्टिकल मान लो इस वाले सरफेस के बहुत नजदीक था, उसकी तीनों कंपोनेंट है वेलोसिटी के vx, vy, vz, मैं यहां पे सिर्फ vx शो कर रहा हूं। कहने का मतलब है एक पार्टिकल जो कि इस दीवार के बहुत नजदीक है ना, बीच में कहीं बहुत नजदीक वासिक है, और आप तीनों जो वेलोसिटी कंपोनेंट है, एक y है और एक z है, तो अगर वो इस प्लेन के पास में है तो इस वॉल पे पहले टकराने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहां पे जब मैं इसका वी वाई वी जेड नहीं दिखा रहा, इसका मतलब वी वाई वी जेड है तो सही, बट वो इस वॉल के नजदीक है, तो पहले इससे टकराएगा, ठीक है। इससे जब टकराएगा तो टकराने से पहले का मोमेंटम पी आई, इनिशियल मोमेंटम कैन बी रिटन एज एम वी एक्स, वेयर एम इज मास ऑफ पार्टिकल,
इस दीवार से टकराने से पहले का मोमेंटम mvx है। अगर आपका कोलिजन दीवार के साथ पार्टिकल का इलास्टिक है तो टकराने के बाद कितना मोमेंटम होगा? अगर कोलिजन इज इलास्टिक तो टकराने के बाद कितना मोमेंटम होगा वापस आते वक्त? हाँ जी, सेम, मतलब डायरेक्शन अपोजिट, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी थी? vx, सेपरेशन कितनी होगी? vx, तो वापस भी vx आएगा। तो फाइनल मोमेंटम pf इज माइनस mvx, उल्टी डायरेक्शन में। तो मोमेंटम चेंज एक पार्टिकल का हो जाएगा डेल्टा p इज माइनस 2mvx। अगर मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालूं तो इट विल बी 2mvx। ये एक पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हुआ है। ये मैंने सरफेस बनाया है, कौन से वाला? ये पार्ट जो है, लेट्स से पार्टिकल कहीं यहां था vx, और मैं मान रहा हूं कि ये डेल्टा टी टाइम में यहां से यहां टकराएगा। तो डेल्टा टी को अभी नोट कर लो आप। डेल्टा टी इज टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कोलाइड विद वॉल। डेल्टा टी टाइम में पार्टिकल कोलाइड करेगा। तो जो पार्टिकल इस पार्टिकल से आगे होंगे और जिनकी वेलोसिटी vx होगी, क्या वो सारे इससे पहले टकराएंगे? देखिए आप, इस दीवार से कुछ दूरी पे एक पार्टिकल था जो डेल्टा टी टाइम में वहां तक पहुंचेगा, लेकिन इसके आगे जो पार्टिकल सारे हैं वो भी तो मोशन में है ना। तो हम सिर्फ इसके आगे वो पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी vx ही है उनको ही कंसिडर कर रहे हैं अभी, है ना। तो वो सारे इससे पहले आगे टकराएंगे। तो अगर मैं ये काउंट कर लूं कि इस छोटे से वॉल्यूम में vx वेलोसिटी वाले पार्टिकल कितने हैं, तो फिर मैं टोटल पार्टिकल कितने हिट कर रहे हैं डेल्टा टी टाइम में वो निकाल सकता हूं। ठीक है, तो आप मुझे पहले ये बताएं इस वॉल्यूम के अंदर कितने टोटल पार्टिकल्स होंगे। उसके लिए एक तो आपको इसका एरिया चाहिएगा। लेट्स से ये एरिया ए है, तो ये एरिया भी ए हो गया, और साथ में आपको ये लेंथ चाहिएगी। क्या इस लेंथ को मैं लिख सकता हूं वी एक्स डेल्टा टी, स्पीड इंटू टाइम? हाँ जी, जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, जितना टाइम लेगा यहां से यहां तक जाने में, उतनी इसकी लेंथ हो जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल रीजन, इसकी वॉल्यूम कितनी रहेगी? ए इंटू वी एक्स डेल्टा टी। ये एरिया है और ये आपकी लेंथ है, ये इसकी वॉल्यूम हो गई। अब आपको एन क्या दे रखा है? एन इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम हैविंग अ वेलोसिटी v, दैट इज vx, vy और vz। वॉल्यूम आपके पास आ गई है। अगर मैं इंटू एन कर दूं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटी v, या ब्रैकेट में आप लिख लें vx, vy और vz विल बी इक्वल टू, और वो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग दिस वेलोसिटी इन स्मॉल वॉल्यूम, it will be equal to n into a vx डेल्टा टी। अभी तक के सीक्वेंस के ऊपर आराम से देख लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रिपीट कर रहा हूं यहां तक, एक बार सुने ध्यान से। रैंडम पार्टिकल का मोशन हो रहा है, कोई एक पार्टिकल पिक किया जिसकी वेलोसिटी ये है,
उसका एक्स कंपोनेंट Vx। अब ऐसे ऐसे पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, n, ठीक है। और ये वाला पार्टिकल उस दीवार के बहुत पास में है, यहां से वो आगे जब जाएगा तो डेल्टा टी टाइम ले रहा है यहां से दीवार में टकराने का, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, Vx डेल्टा टी। अगर ये पार्टिकल Vx टकरा रहा है उसके और दीवार के बीच में जितने पार्टिकल पहले से हैं Vx वाले, पहले वो टकराएंगे। अगर मैं उस वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटी Vx निकाल लूं तो मुझे पता लग जाएगा कितने कोलिजन इस पॉइंट से पहले होंगे। वो कैसे निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लिया a इंटू वी एक्स डेल्टा टी और इनटू कर दिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये क्या है आपकी वॉल्यूम, तो ये आ गया आपका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद इन दिस स्मॉल वॉल्यूम। तो ये सारे पार्टिकल इस पार्टिकल के हिट करने से पहले दीवार पे हिट करेंगे। आर्यन बताएं, कौन बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, भूमि ट्राई करोगी, करो शाबाश। हाँ जी आदित्य आप, हाँ आदित्य आपसे पूछ रहा हूँ, कर ट्राई, कोई बात नहीं है, मैं करेगा, कोई बात नहीं है, जैसा भी आता है वैसे बताओ कि हमने क्या क्या किया, स्टेप क्या क्या है यहाँ पे। नहीं कर सकता है, तू तेरे से इसलिए पूछा है, शाबाश। नहीं करेगा, छवि बता। तो वो वेलोसिटी Vx से इस साइड जा रहा है, राइट साइड, तो P इनिशियल हो गया mvx, P फाइनल होगा तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। और सेम क्यों आया, वो मैग्नीट्यूड इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। और तो डेल्टा टी है टाइम जितने में वो गोल से कोलाइड कर रहा है, बहुत तो बढ़िया, इसका डिस्टेंस निकालना है हमें, डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम, तो आ गया Vx बेटा ठीक। तो नंबर ऑफ पार्टिकल हैविंग नंबर ऑफ पार्टिकल को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम से, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए, ठीक है। तो नंबर जो इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटी Vx वो इतने आ गए हैं, और एक पार्टिकल का मोमेंटम चेंज कितना होता है, 2mvx, इतने पार्टिकल हैं, तो पर सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ वो निकाल सकते हैं। हाँ जी, मोमेंटम चेंज ऑफ वन पार्टिकल इज 2mvx, ये मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स in small volume is n a vx delta t, तो टोटल मोमेंटम चेंज बट इसमें एक थोड़ी सी ट्रिक है, क्या, हमने ये मान लिया जो आगे का वॉल्यूम है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटी Vx विल कोलाइड टू दिस वॉल, बट अगर सैंपल बहुत बड़ा है, रैंडम मोशन है, तो जितने मान लो कि 100 पार्टिकल्स की वेलोसिटी, या मैं ज्यादा नंबर मान लूं, आपको बता दिया कि 1,00,000 पार्टिकल्स की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है Vx। अगर मैं क्या कहूं, इस रूम में जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी का x कंपोनेंट 2 मीटर पर सेकंड है वो 1,00,000 है, तो क्या 1,00,000 में से 1,00,000 के 1,00,000 पार्टिकल उस मोमेंट पे इस साइड जा रहे होंगे क्या, आधे साइड जा रहे होंगे। अगर बड़ा नंबर है तो बराबर का रेशो निकलेगा, आधे साइड आधे साइड, तो यहां जो आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन स्मॉल वॉल्यूम है वो तो ये है, बट द पार्टिकल्स दैट विल कोलाइड विद द वॉल विल बी हाफ ऑफ दिस नंबर। तो यहां से आप नंबर
number of particles colliding wall will be half of this number, half into NA Vx delta T। बताइए बात समझ में आई क्या? हमने छोटी सी वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले थे जिनकी वेलोसिटी Vx है, लेकिन रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अगर 1,00,000 पार्टिकल है वैसे तो आधे इधर जा रहे होंगे, आधे इधर जा रहे होंगे, तो उनमें से आधे पार्टिकल उस साइड जाएंगे। क्या? और कितने आएंगे? नहीं, देखो आप खुद बताओ, एक बात सोच के देखो, अगर यहां पर एक्स डायरेक्शन में जाने वाले, एक्स डायरेक्शन में तो दोनों साइड जाने वाले 1,00,000 पार्टिकल्स हैं, तो इस दीवार में ऐसा क्या है कि सारे सेट जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं, इस दीवार में सेम दीवारें हैं दोनों। तो आपके अगर 1,00,000 पार्टिकल्स की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है तो आधे इधर जा रहे होंगे और आधे इधर जा रहे होंगे, ठीक है? तो उसके आधे पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे बॉल से, तो टोटल मोमेंटम चेंज विल बी दिस नंबर into this number, 2mvx into half navx delta t। ये आपका टोटल मोमेंटम चेंज है। अब मैं टोटल मोमेंटम चेंज को टाइम से डिवाइड कर दूं, डेल्टा p बाय डेल्टा t, total momentum change upon time taken is mn a vx स्क्वायर। मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम क्या होता है? हाँ जी, मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम क्या क्या एक्सप्रेशन होता है उसका? कोई नहीं बोले, इससे पूछूंगा बताएगा। आपको क्वांटिटी का नाम बताना है जो रिप्रेजेंट करती है मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम। है जी, फोर्स, कॉन्फिडेंटली बताओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट फोर्स। तो यहाँ पे डीपी बाई dt क्या हो जाएगा? फोर्स। अगर दोनों साइड में एरिया से डिवाइड कर दूं, यहां भी एरिया से और यहां भी एरिया से, तो क्या फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? इससे पूछूंगा बताएगा। हाँ जी, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? अबे उससे पूछ रहा हूँ यार मैं। हाँ नहीं, फिर दोबारा बता देता। फोर्स अपॉन एरिया करेंगे तो यहां बनेगा प्रेशर और ये टर्म बच जाएगा आपका mnvx स्क्वायर। तो ये जो प्रेशर निकल के आया है वो किसका आया है? उस पूरे सैंपल में से जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी vx है उनका प्रेशर आया है। लेकिन 2 मीटर पर सेकंड वाले भी होंगे, 3 वाले भी होंगे, 4 वाले भी होंगे, ऐसे अलग अलग रहेंगे, तो सिर्फ एक स्पीड वाले पार्टिकल्स का प्रेशर आया है। ठीक, आगे देखते हैं कैसे करेंगे इसको। P is mnvx स्क्वायर। अगर मैं किसी पार्टिकल की टोटल वेलोसिटी की बात करूं, इस एक्सप्रेशन को आप लिखना चाहें तो लिख लें, इट इज प्रेशर ड्यू टू particles having velocity v या फिर vx, vy और vz। vx जिसका कंपोनेंट है वो वाले पार्टिकल्स का प्रेशर यहाँ पे आया है। v स्क्वायर इज डिफाइंड एज vx स्क्वायर, vy स्क्वायर, vz स्क्वायर। अगर आपको एवरेज प्रेशर निकालना है, सारे पार्टिकल्स को कंसिडर करना है, तो क्या मैं vx स्क्वायर का एवरेज ले लूं? हमें तो क्या चाहिए? एवरेज। अगर मैं आप फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 30 में से 15 नंबर लाने वाले इतने बच्चे हैं,
लेकिन अगर मैं एवरेज स्कोर निकालना है तो सारी क्लास का एवरेज करना पड़ेगा। अगर एवरेज प्रेशर निकालना है तो मैं सारे पार्टिकल्स अलग अलग वेलोसिटी वाले कंसीडर करूंगा। तो यहाँ पे P एवरेज विल बी इक्वल टू एम एन वी एक्स स्क्वायर का एवरेज। ये जो सिंबल है आपका, ये एवरेज का सिंबल है, साथ में लिख लेना, कोई भूल जाओ बाद में, ये एवरेज का सिंबल है। अब इसको हल्का सा रीअरेंज करेंगे बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। वी स्क्वायर इज वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। अगर मैं एवरेज ले लूं तो क्या वी एक्स सॉरी वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर का एवरेज प्लस वी वाई स्क्वायर का एवरेज प्लस वी जेड स्क्वायर का एवरेज। ऐसा लिख सकता हूं क्या? अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स का सम है तो सबकी अलग अलग एवरेज कर लो, तो इसकी एवरेज वही आएगी। ठीक है, अब मुझे आप कॉमन सेंस से बताना, बहुत ध्यान से, पहले समझना कि इस बात का मतलब क्या है। जब मैं ये टर्म लिखता हूं वी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी वी एक्स है, वी एक्स का मतलब हो सकता है कि 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन, बहुत सारी वेलोसिटीज हो सकती हैं। तो मैं सब पार्टिकल्स की वेलोसिटी का स्क्वायर करके उसका एवरेज निकाल रहा हूं, है ना। तो क्या वी एक्स स्क्वायर का एवरेज और वी वाई स्क्वायर का एवरेज में अंतर आएगा या सेम क्वांटिटी होंगी? रिपीट करूं, यहां पे मान लो वी एक्स में बहुत सारे पार्टिकल्स, इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे और फिर नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर देंगे तो वी एक्स स्क्वायर का एवरेज आएगा। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या वी एक्स स्क्वायर का जब एवरेज निकालोगे और फिर आप पार्टिकल्स के वी वाई को देखोगे, सबके वी वाई स्क्वायर का एवरेज निकालूंगा तो सेम आएगा क्या जो वी एक्स का आया है? एक बात बताओ, पार्टिकल्स की स्पीड जो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, जो प्रोफाइल होगी उसकी, और जो वाई के अलोंग होगी, उनमें कोई डिफरेंस हो सकता है क्या? हो सकता है, सेम रहेगी ना। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी का प्रोफाइल एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, वैसा ही प्रोफाइल वाई एक्सिस के अलोंग भी होगा। अगर कोई 3 सब्जेक्ट इक्वल उसके हैं, इक्वल डिफिकल्टी लेवल के हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर स्कोर करने वाले बच्चे सेम ही रहेंगे ना। इस दीवार पे ज्यादा हिट करेंगे पार्टिकल या इस दीवार पे करेंगे, बराबर करेंगे भाई। इस दीवार में इस दीवार में कोई अंतर नहीं है, तो वी एक्स और वी वाई का जब एवरेज करेंगे तो बराबर रहेगा। तो आई वॉन्ट टू से वी एक्स स्क्वायर का एवरेज इज इक्वल्स टू वी वाई स्क्वायर का एवरेज इज इक्वल्स टू वी जेड स्क्वायर का एवरेज। ऐसा करके आप साथ में लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रेफर्ड डायरेक्शन, देयर इज नो प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहां पे तीनों बराबर हैं, तो आप लिख सकते हैं 3vx स्क्वायर, वी स्क्वायर का एवरेज इज 3vx स्क्वायर का एवरेज। इन तीनों टर्म को बराबर लिख दिया तो 3 टाइम्स vx स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर का एवरेज इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर का एवरेज बाय 3। अब मैं जब पी एवरेज निकालना है तो वी एक्स एवरेज स्क्वायर की जगह पुट कर रहा हूं वी स्क्वायर बाय 3। तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा पी एवरेज इज इक्वल्स टू हाफ सॉरी 1/3 1/3 एम एन वी स्क्वायर। यहां पे वी स्क्वायर आपका एवरेज है, पी एवरेज इज हाफ सॉरी 1/3 एम एन वी स्क्वायर।
अगर बहुत इसको आप क्लियरली लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं हाफ एम एन वी स्क्वायर का एवरेज, ऐसे कर सकते हैं, ये आपका पी एवरेज आएगा। हल्का सा डिफिकल्ट डेरिवेशन है, बट ये डेरिवेशन आपको बार बार नहीं करना है, एक बार अगर समझ में आ गया तो आपको ये समझ में आना चाहिए बस कि हाँ माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर से आपका प्रेशर कैसे हम निकाल सकते हैं। कल रिवाइज करके आएंगे तब समझ में आएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। थैंक यू।